ये कहानी शुरू होती है नागपुर के एक छोटे से मोहल्ले से, जहां मैं और सरिता अपनी छोटी सी दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे थे। सरिता मेरे बचपन का प्यार और मेरी सबसे बड़ी हिम्मत। जब मैंने पहली बार अपनी पुरानी टाटा 3118 खरीदी थी तो उसने उसकी पूजा की थी। उसने कहा था, राजेश, ये ट्रक सिर लोहे का ढांचा नहीं है, ये हमारे सपनों की सवारी है। हम अक्सर रात को हाईवे के किनारे खड़े होकर ट्रकों की हेडलाइट्स देखा करते थे। सरिता को उन जलती बुझती रोशनियों में एक जादुई दुनिया दिखती थी। पर 2016 की वो मनहूस रात सब कुछ लील गई। हम शादी के बाद पहली बार लॉन्ग ट्रिप पर साथ निकले थे। ग्वालियर के पास रॉयल टोल प्लाहा नाम का एक नया आधुनिक टोल बना था। रात के करीब 12 बजे थे जब हम वहां रुके। सरिता को प्यास लगी थी। मैं जैसे ही पानी लेने के लिए नीचे उतरा, एक भयानक धमाका हुआ। पास खड़ा एक पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर बूथ नंबर 4 से जा टकराया। पल भर में पूरा टोल प्लाजा आग का समंदर बन गया। मैंने अपनी आंखों के सामने सरिता को उस पिंजरे जैसे बूथ में फंसा देखा। वो चिल्ला रही थी, राजेश, मुझे बचा लो। मैंने आग में कूदने की कोशिश की, पर लपटें इतनी तेज थीं कि मेरे कपड़े जलने लगे और लोग मुझे पीछे खींचने लगे। देखते ही देखते वो आवाज़ शांत हो गई। उस रात के बाद मैंने कभी मुस्कुराना नहीं सीखा। पिछले साल दिसंबर की बात है। ठंड ऐसी थी कि शरीर का खून जम जाए। मुझे दिल्ली से नागपुर के लिए एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला था, एक आलीशान होटल के लिए कीमती ग्रीक मार्बल। माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी थी। शाम के 6 बजे मैंने आजादपुर मंडी से अपनी महारानी निकाली। दिल्ली की सड़कों पर कोहरा ऐसा था जैसे किसी ने आसमान से रुई बिखेर दी हो। रात के 11 बजे मैं मुरैना के पास पहलवान ढाबा पर रुका। वहां का माहौल हमेशा जैसा नहीं था। आमतौर पर वहां ड्राइवरों के ठहाके गूंजते थे, पर आज सन्नाटा था। एक बूढ़ा ड्राइवर रघु, जो अब सिर ढाबे के पास चाय बेचता था, मेरे पास आया। उसने मेरी आंखों में देखा और फुसफुसाकर बोला, राजेश, आज की हवा में जलने की बू आ रही है। ग्वालियर वाला जो डेथ पैच है, वहां आज लाल बत्ती दिख रही है। अगर हो सके तो आज रात यहीं रुक जाओ। कुछ रास्ते आज रात खुले हैं जो 10 साल पहले बंद हो जाने चाहिए थे। मैंने उसकी बात को महज एक बूढ़े का वहम समझकर अनसुना कर दिया। ककक चाय पी, ट्रक का इंजन चेक किया और निकल पड़ा। पर जैसे ही मैं हाईवे पर आया, मुझे महसूस हुआ कि मेरा स्टीयरिंग थोड़ा भारी हो गया है, जैसे कोई और भी उसे घुमाने में मेरी मदद। ग्वालियर पार करने के बाद हाईवे का वो हिस्सा शुरू हुआ जिसे हम काला टुक्का कहते हैं। यहाँ सड़क के दोनों तरफ सिवाय गहरी खाइयों और कटीली झाड़ियों के कुछ नहीं है। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उससे टकराकर वापस आ रही थी। सन्नाटा ऐसा कि मुझे अपनी ही महारानी के टायर की सड़क पर रगड़ने की आवाज सार सुनाई दे रही थी। अचानक मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले तो सिर शोर आया, फिर अचानक हमारी शादी का वही गाना बजने लगा जो सरिता को पसंद था, जिया धड़क धड़क जाए। पर वो आवाज आरबी, वो आवाज बहुत ही भारी और रुखी थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें लेते हुए गा रहा हो। तभी गाने के बीच में रेडियो से एक आवाज आई, राजेश, खिड़की खोलो, बहुत गर्मी लग रही है। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। केबिन में अचानक चमेली के फूलों की वही महक आने लगी जो सरिता हमेशा लगाती थी। मैंने बगल वाली सीट की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, पर सीट पर एक हल्की सी सिलवट पड़ी थी, जैसे कोई नन्हा बच्चा या कोई साया वहां बैठा हो। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगीं। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, पर तभी सामने मुझे वही पीली टिमटिमाती रोशनी दिखी। वही लोहे का विशाल ढांचा, रॉयल टोल प्लाजा। ये नामुमकिन था, आता कहा, क्योंकि सरकार ने वो रास्ता 2016 की आग के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया था।
वहाँ की लाइटें बहुत धीमी और डरावनी थीं, जैसे मरते हुए इंसान की आंखें। पूरे इलाके में एक अजीब सी सड़न और मिट्टी के तेल, केरोसिन की बदबू फैली थी। मैंने बूथ नंबर 4 के पास ट्रक रोका। बूथ के अंदर एक आदमी बैठा था जिसने खाकी वर्दी पहनी थी, पर उसकी वर्दी जगह जगह से जली हुई थी और उस पर काली राख जमी थी। मैंने कांपते हाथों से 100 का नोट बाहर निकाला। जैसे ही उसने नोट लिया, उसके ठंडे स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। उसकी उंगलियां बिल्कुल लकजी की तरह सूखी और काली थीं। उसने मुझे एक कागज थमाया। वो कागज नहीं था, वो हमारी शादी की पत्रिका का वही जला हुआ टुक्का था जो उस रात आग में खो गया था। उस पर सरिता के खून से स्नेह अंगूठे का निशान था। उसने बिना गर्दन उठाए बैरियर खोल दिया। बैरियर के खुलने की आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई पुरानी हवेली का दरवाजा चीख रहा हो। जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और शीशे में पीछे देखा, टोल प्लाजा फिर से गायब हो गया। वहां सिर गहरा अंधेरा और कोहरा था। अचानक केबिन के अंदर का तापमान इतना बढ़ गया कि मुझे अपनी खाल जलती हुई महसूस हुई। छत से गाढ़ा लाल खून टपकने लगा। मेरी बगल वाली सीट पर सरिता बैठी थी। उसकी आधी देह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो शादी के दिन थी, और बाकी आधा हिस्सा कोयले की तरह काला और झुलसा हुआ। उसने अपना जला हुआ काला हाथ मेरे गले पर रखा। उसकी खाल मेरे चेहरे पर चिपक रही थी। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, राजेश, देश, तुम भाग क्यों रहे हो? देखो, मैं अपना वादा निभाने आई हूं। आज हम साथ में नागपुर पहुंचेंगे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई। ट्रक हाईवे छोंस कर एक ऐसी दुनिया में घुस गया था जहां सड़क नहीं बल्कि सिर हड्डियां और राख थी। चारों तरफ हद्दारों ट्रक खड़े थे जो जल चुके थे। उन ट्रकों की हेडलाइट्स में से आग की जगह खून बह रहा था। सरिता ने मेरे कान में फुसफुसाया, राजेश, देखो, ये सब वो लोग हैं जो उस रात मेरे साथ जल गए थे। वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुमने उस रात दरवाजा नहीं खोला था। तभी हजारों जली हुई रूहें मेरे ट्रक की खिड़की पर चढ़ गईं। वो सब अपने हाथों में 100-100 रुपए के जले हुए नोट लिए थे और चिल्ला रहे थे, हमारी रसीद कहाँ है? हमारा इंसाफ कहाँ है? मैं पागलों की तरह अपनी माँ का दिया हनुमान चालीसा का लॉकेट रगने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे मार कर दो सरिता। मैं डर गया था, मुझे माफ कर दो। मैंने उस रात अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़ दिया था, और यही वो सच था जो मुझे सालों से जला रहा था। जैसे ही मैंने अपनी कायरता को पूरी तरह स्वीकार किया, अचानक केबिन में एक तेज रूहानी सफेद रोशनी फैली। सरिता का वो जला हुआ चेहरा फिर से सुंदर और शालीन हो गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि प्यार और करुणा थी। उसने मुस्कुराकर मेरी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, राजेश, प्रेम कभी नहीं मरता। जाओ और उन्हें बताओ कि आग अब बुझ चुकी है। हमारा हिसाब अब बराबर हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ जैसे मेरी महारानी का दिल फट गया हो। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। कोहरा पूरी तरह गायब था। मैं उसी पुराने खंडहर हो चुके टोल प्लाजा के पास खड़ा था। चारों तरफ सिर जला हुआ लोहा और राख थी। मेरी ट्रक महारानी का इंजन ठंडा पड़ चुका था, पर वो अब कभी स्टार्ट नहीं होने वाली थी। तभी हाईवे पेट्रोल की एक गाड़ी वहां रुकी। एक सीनियर पुलिस अफसर नीचे उतरा। उसने मुझे देखा और दंग रह गया। तुम यहाँ कैसे हिंदा बचे भाई? यहाँ की मिट्टी में आज भी केरोसिन और मौत की महक आती है। जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां वो शादी की पत्रिका नहीं थी। वहां सरिता की वो सोने की अंगूठी थी जो आग में पिघल गई थी, पर अब वो बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। पुलिस अफसर ने मुझे बताया कि कल रात हाईवे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। एक बस खाई में गिरने वाली थी, पर अचानक एक पुराना सफेद ट्रक बीच रास्ते में खड़ा हो गया, जिससे बस रुक गई और 40 लोगों की जान बच गई। वो ट्रक बिल्कुल मेरी महारानी जैसा दिख रहा था। मुझे समझ आ गया कि सरिता ने अपनी मुक्ति के साथ हजारों लोगों को बचा लिया था। आज मैं ट्रक नहीं चलाता। मैंने अपनी महारानी को उसी मंदिर के पास खड़ा कर दिया है जो मैंने उस टोल के पास बनवाया है। लोग वहां मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से चमेली के फूलों की महक आती है। मेरा नाम राजेश है और मैं अब सिर्फ उन लोगों की सेवा करता हूं जो रात के अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं।
ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि मौत ही अंत है। नहीं, मौत तो बस एक नया टोल है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी रसीद आपको मंजिल तक ले जाएगी, और अगर आपके मन में कोई पाप है तो NH 44 का वो काला टुकचा आज भी आपका इंतजार कर रहा है। सावधान रहिएगा, क्योंकि अगली बार जब आप रात के 2 बजे किसी को लिफ्ट दें तो पक्का कर लीजिएगा कि उसके शरीर से मोगरे की महक आ रही है या जलने की।